हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और वो कैसे प्रोसीड करता है आगे नेचुरल कम्युनिटीज़ में। उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और किन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए, डिफरेंट सीरियल स्टेजेस से होते हुए एक पायनियर कम्युनिटी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ती है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेसेस को देखा था। जैसे हमने हाइड्रोसियर और लिथोसियर दो सक्सेशन के उदाहरण पढ़े थे जो कि ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के उदाहरण हैं, और इसी तरीके से हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन भी प्रोसीड करता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे शुरू होता है। इन उदाहरणों में हमें ये पता लगा, हम मतलब समझ पाए कि जब सक्सेशन प्रोसीड करता है आगे तो उसमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कई चेंजेस नज़र आते हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ द स्पीशीज़। ये जो चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो बेसिकली जो स्पीशीज़ कंपोजिशन है उसमें चेंज होते हैं, और जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसमें चेंज आते हैं। मतलब स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर बदलता है और जो डाइवर्सिटी है उसमें भी बदलाव आते हैं। तो हम बेसिकली जब सक्सेशन पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर एम्फेसिस अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस पे ही देते हैं कि किस तरीके से, जैसे हाइड्रोसियर है तो प्लैंकटन स्टेज से फिर सबमर्ज स्टेज आई, फिर फ्लोटिंग स्टेज आई, फिर वुडलैंड, और इस तरीके से आगे बढ़ा सक्सेशन। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में वुडलैंड स्टेज दिखाई दी। इसी तरीके से जब हमने ज़ीरोसियर पढ़ा तो ज़ीरोसियर में भी हमने लाइकेंस हैं, फिर हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर वुडलैंड या फॉरेस्ट स्टेज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ बेसिकली हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस दिया। हमें ये पता है कि जो ओडम थे इकोलॉजिस्ट, उन्होंने इस सक्सेशन के प्रोसेस को नाम दिया था इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में अगर हम इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ फंक्शनल चेंजेस भी नज़र आते हैं। जो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, जो कम्युनिटीज़ के फंक्शंस हैं, उसमें भी हमें ये चेंज नज़र आते हैं। H.T. ओडम और प्रिंकर्टन ने 1955 में कुछ स्टडीज़ के बाद में इकोसिस्टम या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कम्युनिटीज़ हैं सक्सेशन की, उसमें फ़्लो ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया था। इस तरीके से जो इकोसिस्टम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो भी सक्सेशन के दौरान उसका भी मतलब हमने पढ़ना शुरू किया। तो सक्सेशन के दौरान जब सक्सेशन आगे बढ़ता है तो कम्युनिटीज़ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। मार्गलफ जो इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने while presenting his idea of maturity in succession, he said that status of succession in ecology, it may be thought of as equivalent to development in biology। जैसे बायोलॉजी में डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, इसी तरीके से सक्सेशन भी डेवलपमेंटल स्टेजेस से होके बनता है। इन्होंने ये बताया कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होते हैं उनके कारण जो सक्सेशन है वो मैच्योरिटी अटेन करता है, मैच्योर होता है। और ओडम, जो E.P. ओडम थे, उन्होंने भी इस आइडिया को एलेबोरेट किया कि मैच्योरिटी और मॉडिफिकेशन जो है वो उसका आइडिया उन्होंने एलेबोरेट किया, और उन्होंने ये कंसेप्ट एक नया दिया इकोसिस्टम स्ट्रेटजी के नाम से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in any ecosystem
there is a tendency of homeostasis, balance, while under the influence of unfavorable external environment. होम्योस्टेसिस जो है वो होता है जब अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उस समय इकोसिस्टम एक बैलेंस की स्टेट बना के रखता है, और इस बैलेंस की स्टेट में, बैलेंस्ड स्टेट में एक सिस्टम जो है वो ग्रो करता है। तो उन्होंने दो तरीके के सक्सेशन बताए थे ओडम ने, एक ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और एक हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में जो चेंजेस आते हैं वो इनिशियल लेवल पे जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, दो तरीके के प्रोसेस हैं नेचुरल कम्युनिटी में, प्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, और दूसरा है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस है। तो जो इनिशियल लेवल है कम्युनिटी में, यहाँ हमने ये एक चार्ट के द्वारा इसको बताया है कि कम्युनिटी सक्सेशन के दौरान जो जो भी मेन चेंजेस आते हैं उनको हम इस तरीके से डेजिग्नेट कर सकते हैं। एक तो कम्युनिटी एनर्जेटिक्स में चेंज आता है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सिलेक्शन प्रेशर और ओवरऑल होम्योस्टेसिस। इन पैरामीटर्स में चेंजेस अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पूरे सक्सेशन में ये चेंजेस नज़र आते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स हमने इकोसिस्टम के यहाँ पे लिए हैं, जैसे प्रोडक्शन कैसा है, नेट कम्युनिटी किस तरीके से बदलती है। बदलने का मतलब यहाँ डेवलपमेंटल स्टेज और मैच्योर स्टेज, जो पायनियर स्टेज है और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्टेज है, उसमें इन पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं। टोटल ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये जैसे कम्युनिटी एनर्जेटिक्स की हम बात करें तो जो ग्रॉस प्रोडक्शन है या स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास है, वो जो P/B रेशो है वो इनिशियल लेवल पे हाई रहता है और आगे जाके वो बढ़ता है। इनिशियल लेवल पे हाई रहता है और आगे जाके कम हो जाता है। इसी तरीके से जो ग्रॉस प्रोडक्शन और कम्युनिटी रेस्पिरेशन का रेशो है, P/R रेशो, इनिशियल लेवल पे वो ग्रेटर और लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है। जैसे जो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है उनमें हमने देखा, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोसीयर की बात करें तो हाइड्रोसीयर में यहाँ जो स्टार्टिंग में है वो P/R रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि जो P है मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है उसकी जो रेट है वो रेस्पिरेशन की रेट से ज़्यादा होती है। और जहाँ जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है तो ये P/R रेशो जो है वो अप्रोचेस 1 की तरफ बढ़ता है, और जो लास्ट की जो स्टेज है उसमें ये कई बार कम भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन तो होता है लेकिन जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ होती हैं वो साइज़ में बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जो एनर्जी के लॉसेस हैं, जिनको हमने यहाँ रेस्पिरेशन का नाम दिया है, वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है प्रोडक्शन जो है, रेट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाती है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स जो लॉस मीन्स जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है हीट के रूप में या स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जो एनर्जी लग रही है प्लांट की, ट्रांसपिरेशन में एनर्जी जा रही है, वो सारे लॉसेस अगर मिला दें तो वो प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो हायर स्टेजेस हैं वहाँ पे ये कम हो जाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं नेट कम्युनिटी जो प्रोडक्शन है वो शुरू में ज़्यादा होगा, बाद में कम हो जाता है। जो फूड चेन्स हैं वो इनिशियल लेवल पे लीनियर या ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं, जो कि बाद वाली कम्युनिटीज़ में जाके वो वेब लाइक या डेट्रिटस फूड चेन में
बदल जाती हैं। दूसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें, जैसे जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है वो इनिशियल स्टेज में कम होता है और बाद वाली स्टेज में वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की, हमें मालूम है कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इनिशियल लेवल पे कम है और मैच्योर स्टेज पे ज़्यादा हो जाती है। जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी जिसे हम कह सकते हैं, ये इनिशियल लेवल पे पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होगा, मींस बहुत कम स्ट्रेटिफिकेशन नज़र आता है क्योंकि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम होती है। और जैसे जैसे हम अगली मैच्योर स्टेज पे जाते हैं, सक्सेशन आगे बढ़ता है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें स्ट्रेटिफिकेशन नज़र आता है। इनिशियल लेवल पे अगर हम जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें, तो जो निच स्पेशलाइजेशन है, मींस जो कम्युनिटीज़ का अपना एक निच है, उनकी जो फंक्शनल एरिया है वो इनिशियल लेवल पे बहुत ब्रॉड होता है क्योंकि स्पीशीज़ कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होते हैं और कम नंबर में स्पीशीज़ होती हैं, तो इनका निच एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हायर स्टेज पे आके ये नैरो हो जाता है। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ स्मॉलर इन earlier stages and it is large in higher stages. Life cycles are also very simple and short in pioneer communities and it is long and complex in mature community. Likewise, if we talk about nutrient cycling, the nutrient साइक्लिंग जो एक्सचेंज रेट है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की, वो बहुत रैपिड है क्योंकि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो बड़े प्लांट्स बाद में आते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ में, देयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ स्लो, सो द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो स्लो. रोल ऑफ डेट्रिटस इन न्यूट्रिएंट रीजनरेशन, जो डेट्रिटस है क्योंकि उसका अमाउंट इनिशियल लेवल पे कम होता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनिशियल लेवल पे नहीं नज़र आता और हायर लेवल पे ये क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं. जैसे स्टेबिलिटी है, रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल परटर्बेशंस, जो बाहर इकोसिस्टम जो एक स्टेबिलिटी की कंडीशन में होता है और रेजिस्टेंस शो करता है बाहर के दूसरे जो आउटसाइडर डिस्टर्बेंसेस हैं, परटर्बेशंस हैं, उनसे वो रेजिस्टेंस शो करता है. तो जो इनिशियल लेवल पे क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत कम है तो वो पुअर होता है और बाहर बाद वाले उसमें हायर स्टेजेस पे वो ज़्यादा हो जाता है. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड करता है हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकते हैं और ये फंक्शनल चेंजेस भी हो सकते हैं. तो हम सक्सेशन की जैसे जो इम्पॉर्टेंस है उसका हमें पता लगता है कि हम सक्सेशन को के बारे में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सक्सेशन जो है वो हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, कन्वर्जेंट है, पायनियर कम्युनिटी से शुरू होकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है. और अगर जैसे सारे बाकी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हों तो हम ये मानते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं उसके बनने में जो क्लाइमेट है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड करता है आगे, उसमें जो कम्युनिटीज़ हैं और एनवायरनमेंट है उनमें लगातार रिएक्शंस और कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं और इन सारे चेंजेस के बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है. तो हमने जो ये एग्जांपल्स देखे हैं सक्सेशन के, उससे ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो सीरियल स्टेजेस हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली है लेकिन थोड़ी कम स्टेबल होती हैं. जो सीरियल स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस हैं, वो उनमें प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन
जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो स्टेबिलिटी में भी कम होती हैं। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं वो मैच्योर कम्युनिटीज़ हैं, हाई बायोमास वाली कम्युनिटीज़ हैं, हाई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी है उनमें, और एक जो एनर्जी फ्लो है वो भी बैलेंस फॉर्म में है, और जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उससे वो हार्मनी में रहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो मैनकाइंड को कई इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें देती हैं, जैसे फूड हैं या फ्यूल है, फॉडर है, मेडिसिन्स हैं, और भी कई वस्तुएं ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी से प्राप्त करता है। और एक क्लाइमेट को ये रेगुलेट करके और जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं उनको संतुलित रखता है। इसलिए एक मतलब एक इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल है। तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल changes during succession. Thank you very much.